नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं एक बार फिर आपको सात्विक होलिस्टिक हेल्थ चैनल पर आमंत्रित करता हूं। मेरे साथ एक और बुकिनार में आइए और एक अद्भुत पुस्तक का विमोचन करते हैं मिलकर। आज की जो पुस्तक है वो एक ऐसी पुस्तक है साथियों, जो बायोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में, मेडिसिन के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में और यहाँ तक कि सेल और स्पिरिचुअलिटी का क्या संबंध है, वो कितना गहरा संबंध है, इस बारे में एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट के विचार हम सुनेंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू द बुकिनार ऑन द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, अनलीशिंग द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, मैटर एंड मिरेकल्स बाय ब्रूस एच लिप्टन PhD। ब्रूस लिप्टन एक ऐसे साइंटिस्ट हैं, एक ऐसे सेल बायोलॉजिस्ट हैं जिनकी आज पूरे संसार में चर्चा है। ये इतने यूनिक और इतने मशहूर हैं कि हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ कलाम साहब जब मेरठ आए थे 2013 में और उन्होंने मेरठ की IMA की सेंटेनरी को संबोधित किया था एज चीफ गेस्ट, तो उन्होंने इस पुस्तक का जिक्र किया था और इसमें से कोटेशन भी दिया था। एक और बहुत बड़े डॉक्टर हैं आजकल, विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर BM हेगड़े, जिनके पूरी भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में उनके लेक्चर्स सुने जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है। यूट्यूब पे भी उनके बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत मशहूर हैं। वो भी अक्सर अपने लेक्चर्स में इनका जिक्र करते हैं, इस पुस्तक का, ब्रूस लिप्टन का। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रूस लिप्टन कितने बड़े, इनका चित्र भी है यहाँ पर, ब्रूस लिप्टन कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, कितने बड़े सेल बायोलॉजिस्ट हैं कि उनको इतने बड़े बड़े लोग अपने भाषण में कोट करते हैं। मैंने जब ये पुस्तक पहली बार पढ़ी, लगभग 5 या 6 महीने पहले, तो मुझे ये थोड़ी थोड़ी समझ में आई, बहुत अच्छी लगी। मैंने पढ़ी और मैंने इसको उठा के रख दिया। अब जब दोबारा मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि मैंने जो पहली बार पढ़ी थी वो शायद 20% ही मैं समझ पाया, और अब मैंने जो पढ़ी है, अब भी मुझे लगता है कि मुझे और दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? क्या खास बात है इस पुस्तक में? ये पुस्तक हमारे बहुत सारे बायोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में, लाइफ के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ DNA in controlling the cell functions, role of drugs and surgeries only in medicine vis-a-vis the role of complementary systems of medicine, उनका क्या रोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का क्या रोल है, साउंड का क्या रोल है सेल बायोलॉजी में, वाइब्रेशंस का क्या रोल है, प्लेसिबोस का क्या रोल है, माइंड का क्या रोल है,
हेल्थ एंड हीलिंग में, यहाँ तक कि इन्होंने कॉन्शियस पेरेंटिंग पर एक अद्भुत चैप्टर लिखा है बेस्ड ऑन हिज रिसर्च ऑन दीज एस्पेक्ट्स। और इस पुस्तक के अंत में इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पिरिचुअलिटी और मेडिसिन को, स्पिरिचुअलिटी एंड बायोलॉजी को बहुत साइंटिफिकली एक सूत्र में बांध के दिखाया। इन्होंने कोई भी बात बिना साइंटिफिक लॉजिक के नहीं कही है, और भी बहुत कुछ है इसमें। आइए इसका इंट्रोडक्शन और इसके पहले 2 चैप्टर्स जो अपने आप में बहुत ही, मैंने आपसे कहा, बहुत सारी हमारी धारणाओं को प्रहार करेंगे, उस पर चोट करेंगी इनकी बातें। तो मैं उसको आज करता हूँ इस बुकिनार में, और मैं समझता हूँ 2 और सेशन मुझे इसके लेने होंगे। तो इस तरह से हम द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पार्ट 1 आज इस संस्करण में, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पार्ट 2 एंड बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पार्ट 3, इस तरह से हम इसको करेंगे। और मैं समझता हूँ आप लोग जब इस पार्ट को सुनेंगे तो आप सेकंड और थर्ड पार्ट को भी मिस नहीं कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रूस लिप्टन साहब बताते हैं अपने लाइफ चेंजिंग मोमेंट के बारे में। जब 1985 की बात बताते हैं, जब ये विस्कॉन्सिन स्कूल ऑफ मेडिसिन में फैकल्टी थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, मेडिकल स्कूल है। वहाँ से छोड़ के किसी पर्सनल लाइफ की क्राइसिस के कारण, जो बाद में आएगा, और ये कैरिबियन में चले गए थे। कैरिबियन में मेडिकल कॉलेजेस हैं छोटे छोटे टापुओं पे। वहाँ के एक मेडिकल कॉलेज में ये एक शॉर्ट टर्म टीचिंग असाइनमेंट पे गए थे। वो बड़ी सुंदर जगह है, प्राकृतिक जगह है, भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ अपने जीवन से एक तरह से निराश हो चुके थे अपनी परिस्थितियों से। वहाँ इन्हें उस प्राकृतिक वातावरण में इन्हें कुछ अद्भुत अनुभव हुए, कुछ इंसाइट जिसको हम कहते हैं, इंसाइट, अंतः चेतना इनकी जागृत हुई। और इन्हें कुछ सेल बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही अद्भुत उपकरण है, जिससे सेल की बारीकी को बहुत बहुत गहराई से देखा जा सकता है। हजारों गुना मैग्निफिकेशन होता है उसमें। वो करते रहे थे। क्लोनिंग पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेल क्लोनिंग पे। तो बहुत काम कर चुके थे तब तक, इनका नाम भी हो चुका था। वो सब करके उस आइलैंड पर इन्हें कुछ ऐसे अनुभव हुए, इन्हें ये समझ में आया, इन्हीं के शब्दों में, सडनली आई रियलाइज दैट सेल्स लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय फिजिकल एंड एनर्जेटिक एनवायरनमेंट एंड नॉट बाय इट्स जीन्स। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि भाई जीन्स जो हैं वो सेल का मास्टर कंट्रोल नहीं है, और इसको आगे इन्होंने सिद्ध किया। Genes are simply molecular blueprints used in construction of cells, tissues and organs. Environment serves as the contractor which reads and engages those genetic blueprints and is ultimately responsible for the character of cell. It is the cell's awareness of the environment and not the genes that sets into the motion the mechanism of life. बहुत बड़ी बात कही है कि हाँ, मुझे रियलाइज हुआ इस सेल का जो एनवायरनमेंट है, जो सेल के चारों तरफ घटित हो रहा है, जिसको वो अपने प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में जो उसके रिसेप्टर्स हैं उनसे ग्रहण करता है, वो डिसाइड करता है कि सेल में कौन से
प्रोटीन बनेंगे, क्या मैकेनिज्म क्या होगा। डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह है जहाँ से वो उसका कोड यूज़ करता है। ये इन्होंने शुरू में ही लिखा है प्रोलॉग में। फिर ये बताते हैं कि एक तरफ तो मेरी सेंट्रल डॉगमा जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी में कि साहब जीन्स डीएनए ही वो है, सुप्रीम है। दूसरी तरफ मुझे ये रिविलेशन हुआ, और तीसरी तरफ 18 इयर्स ऑफ गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च, 18 साल गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च करी इन्होंने सेल क्लोनिंग पर, जहां इन्हें उस सेंट्रल डॉगमा पर अक्सर डाउट होता था, क्योंकि ये देखते थे कि सेल जब पेट्री डिश होती है जिनमें एक्सपेरिमेंट होता है, ग्लास की डिश छोटी छोटी वो होती है, उनमें सेल के ऊपर ये देखते थे कि सेल एक से सेल होते हुए भी जैसे ही उसमें वो कोई केमिकल डाल देते थे अलग अलग तरह के, तो वो सेल बिल्कुल चेंज हो जाते थे, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था और उनका स्ट्रक्चर भी बदल जाता था। ये देखते रहे थे, इसलिए इनको ये बात एकदम समझ में आई। फिर और भी कुछ इन्हें रिविलेशन हुआ जो ये लिखते हैं, द बिलीव दैट एलोपैथिक मेडिसिन इज द ओनली काइंड ऑफ मेडिसिन दैट मेरिट्स कंसिडरेशन इन मेडिकल स्कूल, ये भी चैलेंज हुआ इनको। बाय फाइनली गिविंग एनर्जी बेस्ड एनवायरनमेंट इट्स ड्यू, it provided for a grand convergence uniting the science and practice of allopathic medicine, complementary medicine and spiritual wisdom of ancient and modern faiths। कितने अद्भुत बात कह रहे हैं कि इन्हें इस सब रिसर्च करके ये देख के कि वाइब्रेशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, एनर्जीज का, एकॉस्टिक साउंड्स का, लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स का कैसे सेल में रिसेप्शन है, सेल के रिसेप्टर उसको भी ग्रहण करते हैं, तो इन्हें लगा अब समय आ गया है कि केवल ड्रग्स को और सर्जरी को ही मेडिकल स्टूडेंट्स को एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स, जो जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मतलब दूसरे जो और विधाएं हैं उनको भी, चाहे चाइनीज़ मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे एनर्जी के जो मेडिसिन हैं वगैरह, कायरोप्रैक्टर वगैरह, उनको भी हमें, और साथ में स्पिरिचुअल विजडम जो महापुरुषों ने अलग अलग धर्मों के हजारों साल से दिया है, इन तीनों को मिलाने का इन्हें एक प्रेरणा हुई और उसका इन्हें साइंटिफिक आधार मिला। आगे बताते हैं, I was exhilarated by the new realization that I can change the character of my life by changing my beliefs। यदि मैं अपने बिलीफ्स को, अर्थात जो बहुत गहराई से जिन चीज़ों को मैंने पकड़ रखा है, जो भी मान्यताएं बहुत गहरी, यदि मैं उनको बदल लूं तो मैं अपने लाइफ को बदल सकता हूं। ये कहते हैं ब्रूस लिप्टन। ये रियलाइजेशन मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली, खुशी मिली। और इन्होंने ये कहा आगे कि मैं विक्टिम नहीं हूं, मुझे एहसास हुआ कि मैं विक्टिम नहीं हूं अपनी जीन्स का, जैसा कि आमतौर पर मानते हैं, बल्कि मैं को क्रिएटर हूँ लाइफ का। मैं अपने जीवन को और अपनी डेस्टिनी को बनाने में सहयोग कर सकता हूँ। दो इन्होंने इस शुरुआत में ही दो चीज़ें इन्होंने बताई जिससे इनको बहुत बल मिला इनकी इस बात को। एक तो सिग्नल ट्रांसडक्शन, द साइंस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन फोकसेस ऑन बायोकेमिकल पाथवेज बाय विच सेल्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज। डिटेल में पूरा चैप्टर है, आगे हम देखेंगे जब, कि सेल के ऊपर, सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको ये ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ये सिद्ध करते हैं आगे कि सेल का ब्रेन न्यूक्लियस नहीं है बल्कि सेल मेम्ब्रेन है। बहुत, अब तो खैर ये बात मानी जाने लगी है, जब ये पुस्तक लिखी थी तब ये नई बात थी।
तो सेल मेम्ब्रेन में जो रिसीवर प्रोटीन्स हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, और वो रिसेप्टर प्रोटीन उन सब स्टिमुलाई के लिए हैं जो कि नेचर में मौजूद है, उनके माध्यम से उनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंजेस होते हैं उस प्रोटीन में, उससे वो पास ऑन करता है इफेक्टर प्रोटीन्स में, और इफेक्टर प्रोटीन फिर सेल के अंदर की सारी गतिविधि को, प्रोटीन कौन से बनेंगे उसको निर्धारित करता है। एक तो ये इन्होंने गहराई से पढ़ा और उससे इनको उस बात में बल मिला। दूसरी बात जो इनको बहुत जो इन्होंने बहुत बल दिया इस पुस्तक में, और इस सारी जो ये बात कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट मेन है, वो है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक मीन्स अपॉन जीन्स। इसमें ये कहते हैं एपिजेनेटिक्स द साइंस हाउ एनवायरमेंटल सिग्नल्स सेलेक्ट, मॉडिफाई एंड रेगुलेट जीन एक्टिविटी। यानी जीन्स तो ब्लूप्रिंट्स हैं, वो तो फिक्स्ड है, बट एनवायरनमेंट, चाहे वो भोजन हो या विचार हो या कुछ और हो या कोई वाइब्रेशन हो, वो उन जीन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। यानी कौन सी जीन कार्य करेगी, कौन सी जीन एक्टिवेट होकर कौन सा प्रोटीन बनाएगी, ये निर्धारण जीन नहीं कर सकती। जीन इज नॉट सेल्फ रेगुलेटिंग, इट इज रेगुलेटेड बाय द एनवायरनमेंट, एंड दिस इज द साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स। इस पर बहुत काम हो रहा है, ये बहुत अद्भुत विषय है आजकल मॉडर्न बायोलॉजी में भी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। द जीन्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिमॉडल्ड इन रिस्पॉन्स टू लाइफ एक्सपीरियंसेस। जीवन के अनुभव जीन्स को रिमॉडल करते रहते हैं। नेचर में एक आर्टिकल ये कोट करते हैं, जिसने इनकी रिसर्च जब इन्होंने करी, उसके कुछ समय बाद एक आर्टिकल छपा नेचर में 2005 में। नेचर बहुत ही विश्व प्रसिद्ध बायोलॉजी की और मेडिसिन भी है, उसमें बायोलॉजी की मुख्यतः एक बहुत विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है। उसके 2005 में 435 268 ये इसके डिटेल्स हैं। इट्स इकोलॉजी स्टूपिड, इट्स इकोलॉजी स्टूपिड। इसमें यही बात एपिजेनेटिक्स को लेकर छपी, जो ये अपनी जो इन्होंने महसूस करी। फिर ये लिखते हैं कि जब इनको ये विश्वास हो गया कि एनवायरनमेंट और थॉट्स और हमारे परसेप्शंस हमारे जीन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, तो कहते हैं इससे बहुत एक एम्पावरमेंट की फीलिंग आई। जो एक जेनेटिक डिटर्मिनिज्म से लोगों में विक्टिम की फीलिंग होती है कि मेरे में तो ये जीन्स है, बस मैं क्या करूं, मेरे पेरेंट्स आई हैं, आई कांट डू एनीथिंग। ये कहते हैं इस रिसर्च से मुझे एक लगा कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। द इंसाइट वी गेन थ्रू दिस न्यू बायोलॉजी अनलीश द पावर ऑफ कॉन्शियसनेस, मैटर एंड मिरेकल्स। तो ये कहते हैं बायोलॉजी ऑफ बिलीफ इज नॉट ए सेल्फ हेल्प बुक, इट इज ए सेल्फ एम्पावरमेंट बुक। और बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह मानता हूं ये एम्पावरिंग बुक है। इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि जब पहली बार स्कूल में, जब ये 7 साल के थे, तो इन्हें बायोलॉजी की क्लास में एक माइक्रोस्कोप में पैरामीशियम, जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम, वो इनको दिखाया गया। और जब इन्होंने वो पैरामीशियम देखा तो कहते हैं मेरा पूरा एग्जिस्टेंस, मेरा पूरा पर्सनैलिटी रोमांचित हो गई। और मुझे उस आयु में, ये कहते हैं, मुझे एहसास हुआ ये पैरामीशियम इज नॉट विदाउट पर्पस, इट इज नॉट ए बायो मशीन,
इवन उस एज में इनको ये एहसास हुआ, in the innocence of child, I saw the organism not as a cell but a microscopic person, a thinking sentient being, rather than aimlessly moving around. The single-celled organism appeared to be on a mission. यानी उस एज में भी इन्हें वो सिंगल सेल पैरामीशियम लगा, इसका कोई पर्पज है, ऐसे ही नहीं इधर उधर भाग रहा है। और ये बात इनके दिमाग में रही, और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये चले गए और एक विश्व प्रसिद्ध सेल बायोलॉजिस्ट बन गए, तब भी ये बात इनके दिमाग में रही। फिर ये बताते हैं कि कैसे मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में महारत हासिल करी और ह्यूमन सेल्स की क्लोनिंग में, क्लोन ह्यूमन सेल्स में उन्होंने रिसर्च शुरू करी। और फिर विस्कॉन्सिन स्कूल ऑफ मेडिसिन में, जो कि ये प्रसिद्ध हो चुके थे अपनी रिसर्च के लिए क्लोन्ड स्टेम सेल्स पर, तो इनका वहाँ सिलेक्शन हुआ। मगर ये कहते हैं वो जो मेरा बचपन में जो मुझे विचार बना था कि सेल जो है वो एक जैसे छोटा सा व्यक्ति ही है, वो एक ऐसे ही एमलेस वो नहीं, उसकी अपनी शायद थिंकिंग है, उसका अपना एक मैकेनिज्म है जिससे वो एनवायरनमेंट से जुड़ता है। ये मेरे बना रहा, इन्होंने लिखा है। कहते हैं मैं उस समय दुर्भाग्यपूर्ण, कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, मैं उस समय भगवान गॉड या ईश्वर को नहीं मानता था, और मुझे ये था कि लाइफ जो है वो एक चांस फिनोमिना है, फ्लिप ऑफ ए फ्रेंडली कार्ड। और जैसा कि कुछ हद तक चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन सिद्धांत से लोगों ने जो कंक्लूजन निकाला कि चार्ल्स डार्विन ने गॉड के उसको नकारा नहीं था, बट उनकी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो स्ट्रगल उन्होंने दिखाई कि स्ट्रगल है जीवों में कि कौन बेहतर है वही बचेगा, एक संघर्ष है, उसकी और उसकी वजह से लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि भाई देयर इज नो गॉड। तो ये भी उसमें बिलीव करते थे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का जिक्र करते हैं कि साहब हेरिडिटरी फैक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड एंड दैट कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल। चार्ल्स डार्विन का सेंट्रल डॉगमा यही था। बाद में फिर इस डॉगमा में चार चांद लगाए वाटसन एंड क्रिक ने, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स वो ढूंढ लिया, ये बताते हैं। और डबल हेलिक्स जो है वो इस तरह का है कि जैसे जिप होता है, जब वो खुल जाता है तो दोनों उसके वो खुल जाते हैं, दोनों हेलिक्स, और दोनों पे फिर प्रोटीन उनको कॉपी करके प्रोटीन बन जाते हैं। तो इससे धारणा पुष्ट होती चली गई कि डीएनए इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग थिंग, वो ही सारे सेल को कंट्रोल करती है। ये धारणा बनती चली गई। और फिर बताते हैं कि कैसे अपनी पर्सनल क्राइसिस की वजह से इनका डिवोर्स हुआ, इनके पिताजी कैंसर में थे, उनकी मृत्यु हुई। तो ये सब से निराश होके, परेशान होके इन्होंने कुछ दिन के लिए छुट्टी ली, और वहाँ ये मैंने जैसे बताया था, ये कैरेबियन के एक मेडिकल कॉलेज में, स्कूल में एक अध्यापक की तरह चले गए, और वहाँ इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ के उस सुंदर प्राकृतिक एकांत वातावरण में इनकी अंतर्मुखी प्रवृत्ति हुई। ये वहाँ जाके बैठ जाया करते थे बीच पर। वहाँ के क्योंकि बायोलॉजिस्ट थे तो वहाँ के पेड़ पौधों को, जंतुओं को, डीप सी भी डाइविंग पे भी जाते थे, वहाँ देखते थे। वहाँ देखते देखते, वहाँ सब करते करते उन्हें कुछ अद्भुत अनुभव हुए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। I began to appreciate biology as a living, breathing, integrated system rather than a collection of individual species sharing a piece of Earth's turf. उन्हें एहसास हुआ कि बायोलॉजी एक
जीव जंतुओं का एक समूह नहीं है ऐसे ही, वो एक बहुत ही लिविंग ब्रीदिंग थिंकिंग सिस्टम है, उसके पीछे प्लानिंग है, उसके पीछे कोई ऑर्डर है, ऐसा इन्हें दिखाई दिया। और एक और इनको रिविलेशन हुआ, कहते हैं इट्स लाइफ्स हार्मनी नॉट लाइफ्स स्ट्रगल दैट सेंग आउट ऑफ मी एज आई सेट इन द कैरिबियन गार्डन ऑफ ईडन। उस अद्भुत प्राकृतिक, जहाँ समुद्र और उसके आसपास की वेजिटेशन, मछलियाँ वगैरह वगैरह, वो सब में इन्हें एक दिखाई दिया कॉपरेशन, एक आपस का सहयोग, ना कि युद्ध, जैसा कि डार्विन के सिद्धांत में दिखाई पड़ता है, आपस का संघर्ष। आई बिकेम कन्विंस्ड दैट कंटेम्प्रेरी बायोलॉजी पेज टू लिटिल अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कॉपरेशन बिकॉज ऑफ इट्स डार्विनियन रूट्स एम्फसाइजिंग लाइफ्स कॉम्पिटिटिव नेचर। इन्हें पूरा क्लियर हुआ कि डार्विन के सिद्धांत के प्रमुखता के कारण बायोलॉजिस्ट ने इस बात को नज़रअंदाज किया है कि लाइफ में, लाइफ सिस्टम्स में कितना कॉपरेशन है, कितना आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल के जीवन चलते हैं अलग अलग स्पीशीज के। फिर इसी प्रकार कहते हैं कि मैंने जो है, जब मैं वापस विस्कॉन्सिन गया तो मैं बदल चुका था। मैं एक तरह से कहते हैं मैं एक रिबेल हो चुका था बायोलॉजी में। मैं चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन सिद्धांत की आलोचना करने लगा था और इस तरह की बातें करने लगा था जिससे जो है, जो मेरे और बायोलॉजिस्ट थे वो मेरे को एक तरह से समझते थे कि इसको पता नहीं इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे, ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इस तरह की लोगों की इनको रिएक्शंस दिखती थी। बीच में ये उसी दौरान इन्हें म्यूज़िक का भी बहुत शौक था, तो इन्होंने यानी जो कि एक बहुत मशहूर म्यूजिशियन हैं, उनके साथ इन्होंने म्यूज़िकल बैंड भी ज्वाइन किया। और आगे इसमें है, आगे बताएंगे कि किस तरह से फिर ये वापस आए, उसमें भी एक बड़ी अद्भुत घटना है। तो फाइनली जो ये एकेडमिक में जो इनका फाइनल टेन्योर था वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में था। वो भी एक बहुत मशहूर मेडिकल कॉलेज है। कहते हैं तब तक मैं एक खुल के डार्विन के डॉग ईट डॉग वर्जन ऑफ इवोल्यूशन का क्रिटिक हो चुका था और मैं बायोलॉजी के सेंट्रल डॉगमा दैट जीन्स कंट्रोल लाइफ का मैं खुल के विरोध करने लगा था। और ये कहते हैं दैट साइंटिफिक प्रमाइज हैज वन मेजर फ्लॉ, जीन्स कैन नॉट टर्न देमसेल्फ ऑन एंड ऑफ। इन मोर साइंटिफिक टर्म्स जीन्स आर नॉट सेल्फ इमर्जेंट। अपनी बात वैसे ही नहीं कह रहे थे, साइंटिफिकली कह रहे थे। उस सेंट्रल डॉगमा को कि जीन्स कंट्रोल द सेल और द लाइफ, इन्होंने सबसे बड़ा उसका ये तर्क दिया, जीन्स आर नॉट सेल्फ इमर्जेंट। जीन्स डिसाइड करती है क्या प्रोटीन बनेगा, बट जीन्स को कौन स्विच ऑन करता है, कौन उसको एक्टिवेट करता है, सिग्नल कहाँ से आता है, ये जीन्स के हाथ में नहीं है। फिर इस तरह से इनका काम चलता रहा। और ये कहते हैं कि जब स्टैनफोर्ड के उसमें मैंने इंटरव्यू दिया, स्टैनफोर्ड मेडिकल स्कूल में, तो मैंने इसी तरह से खुल के अपने विचार रखे, जो एक तरह से बायोलॉजी के साइंस में विद्रोही विचार कह सकते हैं, विद्रोही। मगर कहते हैं कुछ प्रोफेसर्स ने, उनका नाम भी लिखा एक दो का, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे स्टैनफोर्ड में एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन भी दी। तो इस तरह से वहाँ उन्होंने किया और इन्होंने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए, 2 पेपर पब्लिश किए, जिन्होंने मेरे इस विरोधी या विद्रोही न्यू बायोलॉजी को सपोर्ट किया उन एक्सपेरिमेंट्स ने। इनके रिसर्च पेपर्स भी हैं बहुत अच्छे जर्नल्स। खैर फिर ये फाइनली इन्होंने एकेडमिक वो छोड़ दिया और ये पूरे वर्ल्ड में लेक्चर्स करने लगे, आज भी करते हैं।
फिर उन्होंने यह बताया कि एपिजेनेटिक्स किस तरह से धीरे धीरे पूरे बायोलॉजिकल साइंस में छाती जा रही है और किस तरह से उससे नए नए उसके उपयोग निकल के आ रहे हैं, जो आगे बताएंगे ये। और ये कहते हैं कि जो न्यू बायोलॉजी मेरी थी, ये केवल एक बौद्धिक एक्सरसाइज नहीं थी, एक इंटेलेक्चुअल गेम नहीं था, इंटेलेक्चुअल परसिट नहीं था। वो कहते हैं इसने मुझे जीवन जीने का एक नया नजरिया दिया, जो कि इस पुस्तक को सुनने के बाद आप में भी इस बात की आप भी शायद इस बात को महसूस करें। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं ये, You may consider yourself as an individual, but as cell biologist, I can tell you, you are a cooperative community of 50 trillion single-celled citizens. आप या हम 40 ट्रिलियन सेल्स, जो कि अपने आप में व्यक्ति हैं, एक तरह से ये कहते हैं, अपने आप में पूर्ण है, अपना सारे वो कार्य कर सकते हैं जो हम करते हैं। हम उनका एक कोऑपरेटिव सिस्टम है। और ये कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर सिंपली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कलेक्टिव एमीबिक कॉन्शियसनेस। वो एमीबा की तरह है वो सिंगल सेल, हम उसका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। बिल्कुल अलग ढंग से अपनी बात कहते हैं। और फिर वही बात कहते हैं कि सेल कम्युनिटीज पे जो मैंने रिसर्च करी, उससे नतीजा निकाला, वी आर नॉट द विक्टिम्स ऑफ अवर जीन्स। हम जीन्स के विक्टिम्स नहीं हैं। और हम अपनी लाइफ को पीस, हार्मनी और लव के साथ क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं इंट्रोडक्शन में कि इस तरह से मैं जो नॉन बिलीवर था, एथीस्ट था, ये सब अनुभवों से, अपने खुद के अनुभव से, मैं अपने लेक्चर्स में, अपने भाषणों में जो विश्व के महान स्पिरिचुअल लोग हुए हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हों, जीसस हों और अन्य हों, उन सबको, रूमी हों, उन सबको मैं कोट करने लगा और मुझे समझ में आया, वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड and we need to put the spirit back into the equation when we want to improve our physical and mental health। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है उन्होंने कही। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, we need to put spirit back into the equation when we want to improve our physical and mental health। यानी फिजिकल मेंटल हेल्थ में हमें स्पिरिचुअल को डालना पड़ेगा, ये साइंटिफिकली कह रहे हैं। और एक और मैं इसमें से कोट बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली मेडिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह, इवन हम सब लेमैन के लिए भी, जो हम नॉन मेडिकल हैं उनके लिए भी। वो कहते हैं बिकॉज वी आर नॉट पावरलेस बायोकेमिकल मशीन्स, पॉपिंग ए पिल एवरी टाइम वी आर मेंटली और फिजिकली आउट ऑफ ट्यून इज नॉट द आंसर। क्योंकि हम मशीन्स नहीं हैं बायोकेमिकल, हम लिविंग अवेयरनेस के साथ एनवायरनमेंट से जुड़े हुए थिंकिंग लिविंग बीइंग्स हैं। इसलिए जब भी हमें प्रॉब्लम होती है, केवल दवाई खा लेना, गोली खा लेना उसका आंसर नहीं है। आगे कहते हैं ड्रग सर्जरी पावरफुल टूल्स हैं जब वो ओवर यूज ना किए जाए, मगर सिंपल ड्रग फिक्सेस का जो लोशन है कि ये हो गया तो ये ले लो, ये बीमारी है तो ये ले लो, वहां जाके वो काम कर लेगा, वो उसको ठीक कर देगा, कह रहे हैं ये फ्लॉड है, ये गलत है, साइंटिफिकली ठीक नहीं है। जब भी कोई ड्रग हमारे शरीर में जाती है टू करेक्ट ए फंक्शन ए, सपोज ए फंक्शन गड़बड़ है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, ऐसी दवाई बनाती हैं जो ए को ठीक कर दे, और ए से जुड़ा हुआ बी है, बी से सी, सी से डी।
तो वो कहते हैं जब हम ए को ठीक करते हैं तो सी डी ई एफ जी एच पता नहीं कहाँ कहाँ चेंजेस आ जाते हैं, वो खाली ए तक नहीं सीमित रहते। और कहते हैं इसलिए हमारी जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो जीन्स के थ्रू, जीन्स के रेगुलेशन से उनके उससे बनते हैं, प्रोटीन हार्मोन वगैरह में उसका टेम्पलेट तो जीन ही है, सिग्नल जीन के लिए बाहर से आता है। वो कहते हैं उन सब में चेंज हो जाता है, इसलिए इन्होंने ये बात कही। फिर कहते हैं द वर्ल्ड डिफाइंड बाय न्यू डार्विनिज्म which casts life as an unending war among battling biochemical robots. On the other hand, the side is new biology. कह रहे हैं दो बायोलॉजी के दो, एक तरह से दो फाड़ हो गए, दो विभाग हो गए, दो सोच हो गई। एक जो डार्विनिज्म या न्यू डार्विनिज्म के हिसाब से है, जिसमें आपस में संघर्ष है, जीवों में, प्लांट्स में, जीवों में संघर्ष है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे मजबूत है वही आगे जाएगा, वही करेक्टर्स वो होंगे। और दूसरी तरफ है न्यू बायोलॉजी, जिसमें लाइफ को एक कोऑपरेटिव जर्नी के रूप में दिखाया गया है, अमॉन्ग पावरफुल इंडिविजुअल्स हु कैन प्रोग्राम देयर लाइफ टू क्रिएट जॉयफुल लाइफ। बिल्कुल अलग तरह की बात ये कह रहे हैं। और फिर आगे ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये इस बुक में अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या कहने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में स्मार्ट सेल्स की बात करने जा रहे हैं, कैसे वो हमारी माइंड और बॉडी से जुड़े हुए हैं। चैप्टर 2 में साइंटिफिक एविडेंस टू शो हाउ जीन्स डू नॉट कंट्रोल द बायोलॉजी, ये बताएंगे पूरे प्रमाण से। एपिजेनेटिक्स के बारे में बताएंगे, जिसका पूरे मेडिकल में और उसमें इस समय ज़बरदस्त प्रचार है। फिर चैप्टर 3 में बताएंगे सेल मेम्ब्रेन इज द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस इज नॉट द ब्रेन ऑफ सेल, वो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह है, और इसके ऊपर पूरा इन्होंने रिसर्च किया है। फिर बताते हैं चैप्टर 4 में कि क्वांटम फिजिक्स, जो कि पूरी फिजिक्स बदल चुकी है 70 साल के लगभग पहले, मगर उस फिजिक्स से मेडिकल साइंस ने या बायोलॉजी ने कोई प्रेरणा नहीं, जबकि फिजिक्स सारे फिजिकल साइंसेस का, इन बायोलॉजिक साइंसेस का आधार है। चैप्टर 5 में ये बिलीफ किस तरह पॉजिटिव थॉट्स हमारे बिहेवियर को और हमारे सबकॉन्शियस के द्वारा हमारे पूरी पर्सनालिटी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और चैप्टर 7 में ये बताते हैं कॉन्शियस पेरेंटिंग के बारे में, कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है, किस तरह से पेरेंट्स एक जेनेटिक इंजीनियर का काम कर सकते हैं जब वो प्रॉपर बच्चे के कंसेप्शन से लेकर, इवन कंसेप्शन से भी पहले, कैसे वो सारी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस बच्चे की, एंड दे कैन बी ऑलमोस्ट लाइक जेनेटिक इंजीनियर। ये बहुत फैसिनेटिंग चैप्टर है इनका। और एपिलॉग में ये साइंस और स्पिरिट को जो है जोड़ने का बहुत अद्भुत प्रयास किया है इन्होंने। और इस इंट्रोडक्शन के एंड में लिखते हैं, आर यू रेडी टू यूज योर कॉन्शियस माइंड टू क्रिएट अ लाइफ ओवरफ्लोइंग विद हेल्थ, हैप्पीनेस एंड लव विदाउट द एड ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्स एंड विदाउट एडिक्टिंग योरसेल्फ टू ड्रग्स। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे जीवन के लिए बिना दवाइयों के, बिना ड्रग से एडिक्ट हुए, ड्रग एडिक्टिंग मतलब दवाई नहीं, मतलब ये जो नशे वाली चीज़ें हैं, और जेनेटिक इंजीनियर या इवन जो केमिकल्स हैं, उनके बिना आप क्या एक सुंदर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? आर यू रेडी टू कंसिडर अल्टरनेट रियलिटी टू बी प्रोवाइडेड बाय मेडिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी एज अ बायोकेमिकल मशीन? ह्यूमन बॉडी को बायोकेमिकल मशीन का जो अवधारणा है, क्या उसका अल्टरनेटिव मॉडल के लिए आप तैयार हैं? तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि इस पुस्तक के द्वारा हम और आप अपनी सोच को, अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ को सेल के लेवल पर बदल सकते हैं। सेल के लेवल पर बदलेंगे तो बाकी चीज़ें बदलेंगी। और बहुत गहरा अध्ययन इनका है, ब्रूस लिप्टन का। आगे मैं आपसे जब मुखातिब होऊंगा बुकिनार्स में, इसके 2 या 3 पार्ट्स और हम करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कैसे इन्होंने जो बातें हमने सुनी हैं, कैसे इन्होंने साइंटिफिकली उन चीज़ों को सिद्ध किया है, उन चीज़ों का तर्क दिया है। तो इसके साथ ही इस पुस्तक के बारे में अभी इतना ही, और आगे इसके बाकी पार्ट्स में, 2 या 3 पार्ट्स में मैं और डिटेल में सब बताऊंगा। तब तक के लिए